The famous conservatism concept of accounting says that always account for the future anticipated losses but do not ever account for the future anticipated profits. Now, from this very concept, a generalized accounting principle was being developed, and that is cost or market price, whichever is lower. Now, whenever we hear this particular statement, the very first thing that strikes our mind is so this particular principle is applicable for the valuation of inventories of an organization. We have learned this particular principle since our 11th and 12th classes. So at that time, what we were being provided with the question was the cost and market price was readily available in the question, and we need to take the lower of the two and accordingly value our inventories. So what is the difference now? We are in executive now. So what we need to do now is to learn how that cost and market price is actually calculated for the inventories. This is the time, or this is the situation where the accounting standard 2 valuation of inventories comes into play. So ये वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में ही बात करेंगे. क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूएशन कैसे होता है इन्वेंट्रीज का, ये सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. आई एम समीर, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की वानी. Before moving ahead, I'd like to sincerely thank all my subscribers, and if you're new to my channel watching this video for the first time, do not hesitate to subscribe and hit on the bell icon to receive further updates. And videos अच्छे लगे तो do like and share. Thank you. Let's start the class. Okay, accounting standard 2 valuation of inventories. We are starting the class finally. Okay, start करते हैं. पहले हमको पता होना चाहिए इन्वेंट्री का मतलब क्या है. ठीक है सर, स्टॉक है, बट कहीं ना कहीं डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे. इन्वेंट्रीज आर एसेट्स ऑब्वियसली सर ऑफ द एंटिटी विच आर, ये 3 कैटेगरी के इन्वेंट्रीज हो सकते हैं. पहला क्या है, वो इन्वेंट्री जो हेल्ड फॉर रीसेल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सर इसका मतलब क्या हुआ, फिनिश गुड्स हमने बनाया, हम उसे होल्ड करके रख रहे हैं क्योंकि हमको उसको सेल करना है, वो हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इट इज एन इन्वेंट्री. ओके सर. उसके बाद बोलता है सेकंड में इन द प्रोसेस, मतलब एसेट्स ऑफ द एंटिटी विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज सर WIP. ओके सर, ये भी हमारा इन्वेंट्री में आता है. और थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स एंड सप्लाईज लाइक कंज्यूमेबल स्टोर्स. ओके, मटीरियल्स भी यहाँ पे आ गया एंड सप्लाईज भी आ गया, तो मटीरियल जो आता है वो भी आपका कवर हो गया यहाँ पे. डन. तो जनरली हमको भी तो यही पता था, फिनिश गुड्स WIP मटीरियल जो है वो हमारे इन्वेंट्री में आ सकता है. ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, नोट्स को एकदम कॉम्पैटिबल बनाया हुआ है. 4 स्लाइड्स हैं, 4 में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पूरा का पूरा खत्म होगा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ. सो आगे बढ़ते हैं. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इसको ज़रूर ध्यान दें क्योंकि MCQs हैं. इंटेंजिबल आइटम्स लाइक सॉफ्टवेयर, ओके, हेल्ड फॉर रीसेल ऑल्सो इंक्लूड. जैसे नाम सुन के कुछ अजीब लग रहा है, इंटेंजिबल एसेट कैसे इन्वेंट्री में आ सकता है. आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक वर्ड आया है रीसेल. कोई भी स्टॉक, कोई भी एसेट हो जिसको आपने रखा है रीसेल करने के लिए, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री. सो इंटेंजिबल आइटम भी अगर है, सॉफ्टवेयर जैसा कुछ, वो अगर आपने रीसेल के लिए, पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए बिजनेस का, क्यों यू आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, देन इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री में ये इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, सो अभी तक तो इन्वेंट्री का एक ओवरऑल डिस्कशन हुआ. ठीक है, आगे चलते हैं. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेंट्री में कौन कौन सा मतलब अप्लाई किस किस पे इन्वेंट्री नहीं करता है. मतलब AS2 का अगर एप्लीकेबिलिटी देखें तो AS2 कहाँ का अप्लाई नहीं करता है वो पहले जानना ज़रूरी है. ओके, इन्वेंट्रीज नॉट कवर्ड, कौन कौन सा इन्वेंट्री कवर नहीं है. सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में इसको डिस्क्रिप्शन किया गया है. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के भीतर जो जितना WIP रहता है, कि जैसे आपने कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता वो WIP है, तो क्या वो WIP
ये जो हमारा WIP है इसके हिसाब से AS2 की AS2 का पर्व्यू में आ सकता है? द आंसर इज नो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन द ऑर्डिनरी कोर्स, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका अगर कुछ WIP पोजीशन में है वो भी यहाँ पे AS2 के हिसाब से नहीं आएगा। ओके, और क्या क्या नहीं आएगा? प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज लाइक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, माइनिंग वगैरह के केस में। तो ये सब के केस में आपका AS2 अप्लाई नहीं करेगा। ओके, और क्या है? शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इसके लिए डेजिग्नेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या गाइडेंस नोट अलग से दिए जाते हैं, इसलिए हम शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह अगर हमारे पास हमारे बिजनेस में कुछ पड़ा है वो भी ऑब्वियसली हमारा स्टॉक में पड़ा है, लेकिन AS2 के परव्यू में वो नहीं आता है। सो दिस एक्सक्लूजन लिस्ट आपको ये कंप्लीटली याद होना चाहिए। MCQ में ये चीज को लेके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या क्या हो गया? AS7 कंस्ट्रक्शन वाला, सर्विस प्रोवाइडर का WIP, ओके, प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज मतलब जैसे लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री फार्म्स एटसेट्रा, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये नहीं आएगा इसका स्टॉक। नेक्स्ट क्या है? शेयर्स, डिवेंचर्स एंड सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है जिसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS वगैरह प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके सर, आगे चलते हैं। हम कट शॉर्ट रखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं मेजरमेंट या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ा सा चार्ट हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट। ओके, अब हमको पता है ना, इन्वेंट्री जब हम कैलकुलेट करते हैं, हमने इंट्रो में भी वही बोला सर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, राइट ना, ये होता है। अब दो कंपोनेंट है, दो को हमको सीखना है इस पूरा पर्टिकुलर चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का कॉस्ट का मतलब क्या है? परचेज का कॉस्ट आता है सर, कन्वर्जन का कॉस्ट आता है, अदर कॉस्ट आता है। सर थोड़ा सा बाउंसर गया, आपने बोला इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स आता है, आपने बोला इन्वेंट्री में WIP आता है, आपने बोला इन्वेंट्री में मटेरियल भी आता है, ठीक है। अब ये जो तीन कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्रीज हैं, डोंट यू थिंक तीनों कैटेगरी में कॉस्ट अलग अलग होंगे? मटेरियल के लिए अगर आप कॉस्ट पूछोगे, सर मटेरियल का कॉस्ट का मतलब क्या है? उसका जितना परचेज किए आप, परचेज करके लेके आए, जो भी एंसिलरी कॉस्ट उसके ऊपर इनकर हुआ, वही उसका कॉस्ट है। लेकिन अगर आप सर WIP या फिनिश गुड्स के ऊपर बात करोगे, इसमें आपको कॉस्ट में मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स, मान लो मेरे पास 100 यूनिट्स पड़े हैं, अब ये 100 यूनिट्स के लिए कुछ मटेरियल भी खरीदा होगा, ठीक है। उसका जब आप मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में लिए तो प्रोडक्शन का कुछ खर्चा, एंसिलरी और कुछ खर्चा, ये सारा मिला के आपका फिनिश गुड्स बनता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला? कन्वर्जन कॉस्ट बोला। मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ परचेज ओनली आएगा किस केस में? मटेरियल के केस में। लेकिन आप अगर WIP या फिनिश गुड्स को लेके बात करोगे तो वहां पे आपका सब आ जाएगा, अदर कॉस्ट भी आ सकता है, कन्वर्जन कॉस्ट भी आ सकता है, एंड कॉस्ट ऑफ परचेज भी आ सकता है। सो अगर आप कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में पूछेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? लेबर का खर्चा आ सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड वगैरह आ सकता है, प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ, तो ये सारा कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग द मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और WIP। ओके, सो ये सारे चीजें मिला के आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है, ठीक है। इसको हम चार्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी हम लोग सारा डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो कॉस्ट तो थोड़ा बहुत आइडिया हमको आ गया। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर। अब बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है ना, वो मार्केट प्राइस नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? NRV बोलता है, जिसका फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इट इज एज गुड एज योर मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस का मतलब क्या? इफ सोल्ड टुडे ओनली इन द मार्केट, हाउ मच यू आर गोना फेच, और कितना आपको सेल प्रोसीड मिलने वाला है नेट में, वही आपका NRV और मार्केट प्राइस है। सो हाउ इट इज कैलकुलेटेड? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी आपके पास स्टॉक में पड़ा है, वो स्टॉक को अगर अभी आप बेचते हो
पहले ये सब हम सोचते नहीं थे, क्योंकि लेवल ऑफ स्टडी के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो डिटेल एनालिसिस है वो बढ़ता जाता है। आप 11th-12th में करते थे, आपको मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट दोनों दिया रहता था, लोअर लेके चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव यू नीड टू गो अ बिट डीपर। ओके, सो आपको पहले एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस देखना पड़ेगा। जो स्टॉक आपका है हैंड में मार्केट में, अभी उसका एस्टिमेटेड सेल प्राइस कितना है। और अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब ये अगर हम फिनिश गुड्स को बनाते हैं तो कितना कंप्लीशन में कॉस्ट जा सकता है। और कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब अभी अगर आप सेल करते हो तो सेल करने में कुछ अगर खर्चा है तो वो भी हम इसे माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आता है वही आपका हो जाएगा एनआरवी। ओके, हम इसको इसके साथ, ये तीनों जो टोटल आया कॉस्ट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कौन सा लोअर है, और उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा। ओके सर, आगे। अब एक छोटा सा बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड कौन कौन सा, स्पेयर पार्ट्स, ओके सर, सर्विस इक्विपमेंट्स, ओके सर, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, ओके सर, विच मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई एज पर AS10। ये जो AS10 है पहले फिक्स्ड एसेट्स का था, ठीक है, लेकिन अब उसका नाम रिवाइज होके क्या हो गया, पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। सो सर ये जो नोट किया यहाँ पे, नोट का मतलब क्या हुआ, वो इक्विपमेंट या वो स्पेयर पार्ट विच मीट्स द डिस्क्रिप्शन और क्राइटेरिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो वो सर तो फिक्स्ड एसेट हो गया ना, वो इन्वेंट्री में क्यों आएगा। सिंपल है, जब ये AS10 हम पढ़ेंगे तब इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन AS10 अभी तक आया नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वी नीड टू जस्ट रिमेंबर समथिंग, कि जो भी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स या इक्विपमेंट है, कुछ भी हैं, स्टैंड बाय इक्विपमेंट हैं विच मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो ऑब्वियसली सर वो फिर फिक्स्ड एसेट बन जाएगा या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा, वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा। ओके, दिस इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट। ओके, अब जितना ऊपर हमने पढ़ा उसको लेके थोड़ा डिटेल डिस्कशन है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, परचेज, कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। ओके, अब अगर बात करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज का, कि परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है, क्या क्या कॉस्ट इसमें आता है। सर जो परचेज पहले हमने किया, से मटेरियल खरीदा 100 यूनिट 10 रुपए करके 1000 रुपए, तो वो परचेज कॉस्ट तो आएगा ही आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज में। इसके साथ कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन होता है। सर क्या क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, जब भी आपने परचेज किया, अगर कुछ ड्यूटीज टैक्सेस आप में लगा है जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है बाद में एडजस्ट करने के लिए आउटपुट टैक्स के साथ, अगर वो नॉन रिफंडेबल कुछ है तो वो ऐड हो जाएगा। जनरली सारा रिफंडेबल ही होता है, तो रिफंडेबल अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड नहीं करके रख सकते। इज इट ओके। तो अगर आपके पास रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, आपको उसको परचेज कॉस्ट में इफ इंक्लूडेड उसको वहां से माइनस कर देना है। डिस्काउंट वगैरह अगर कुछ है, रिबेट्स वगैरह, ड्यूटी ड्रॉबैक्स वगैरह, मतलब ये जनरली एक्साइज वगैरह में ही काम में आता था, ये भी एक टाइप का आपको एक रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस का कैटेगरी में ही आता है। बाद में जाके जो रिफंड्स या जो आपको रिबेट्स मिलने वाला होता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो वो अगर कुछ क्वेश्चन में उस तरह का देता है तो वो सारे माइनस हो जाएंगे, और अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो ऐड होके रहेगा। ओके ठीक है सर। इसको छोड़ के अदर कॉस्ट भी हो सकते हैं, जैसे आपने मटेरियल खरीदा, आप उसको लेके आने में फ्रेट वगैरह का अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस भी इनकर करते हो, तो वो सारे खर्चे को हमको ऐड करना है। एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ परचेज, वो सारे ऐड हो जाएंगे, जितना आएगा वही आपका कॉस्ट ऑफ परचेज होगा। जो ऊपर हमने बात किया ना, ये तीन कैटेगरी का, एक है ये, एक है ये और एक है ये, तो उसी को लेके डिस्कशन चल रहा है। कॉस्ट ऑफ परचेज में फिर से क्या क्या आएगा सर, जो परचेज किया, जितना परचेज आपने मटेरियल का किया वो तो आएगा ही आएगा, उसको लेके आने में खर्चा वर्चा होता है, फ्रेट वगैरह का, वो सब ऐड हो जाएगा। अब नॉन रिफंडेबल है कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो वो एडेड रहेगा।
अगर परचेज प्राइस में ऑलरेडी आ चुका तो दोबारा ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल ना हो, कि वो रिफंडेबल हो, बाद में जाके उसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह मिलने वाला हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं इंक्लूड नहीं रख सकते, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। सर डिस्काउंट्स वगैरह अगर दिया जा रहा हो तो डिस्काउंट वगैरह भी माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंगली टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा। हम एक एक करके सीख रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक तो कॉस्ट चाहिए और एक एनआरवी भी चाहिए। ओके, एक सेकेंड। दोनों कैलकुलेट करेंगे तभी जाके हमारा इन्वेंट्री का कैलकुलेशन हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज तो हो गया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन का मतलब क्या है? ये कन्वर्जन का जो कॉस्ट है ये सिर्फ फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी में ही आ सकता है। सर मटेरियल को क्या कन्वर्ट करोगे? मटेरियल का खर्चा, मटेरियल का कॉस्ट अगर सेपरेटली देखोगे तो वो परचेज प्राइस एडलेस ये जितना भी होने वाला है, ये फ्रेट वगैरह का, ड्यूटीज, डिस्काउंट वगैरह का एडजस्टमेंट कर देंगे तो मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स तो आपको कन्वर्जन कॉस्ट को भी उसमें कंसीडर करना पड़ेगा, डब्ल्यूआईपी में भी कन्वर्जन कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अब ये कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, ओके, प्रोडक्शन एक्सपेंस में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों आते हैं। इसको लेके थोड़ा स्पेसिफिकेशंस हैं, हम क्वेश्चन के साथ इसको करेंगे। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ये थोड़ा डिटेल है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज हैं, उसको बात करेंगे। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है ना, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, अभी जॉइंट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? आपका ये प्रोसेस है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस, आपने मटेरियल प्रोसेस में डाला, मटेरियल इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस में, यहाँ से फिनिश गुड्स निकलता है। ऐसे बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप सिमिलर मटेरियल देके दो अलग अलग फिनिश गुड्स बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ जो खर्चा हुआ प्रोसेस में, ये तो पूरा का पूरा खर्चा हुआ किसके लिए? दोनों प्रोडक्ट के लिए ना, इसी को बोलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मटीरियल में खर्चा हुआ 100 रुपीज़, प्रोसेस में खर्चा हुआ 200 रुपीज़, टोटल खर्चा हो गया 300, ठीक है। अगर आपका एक सिंगल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होता तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट पूरा क्या हो जाता? 300 का 300, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास दो अलग अलग जॉइंट प्रोडक्ट्स है तो आपको नहीं लगता ये 300 को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि दोनों का कॉस्ट कहीं ना कहीं 300 के अंदर इंक्लूडेड है। You need to know how much is the cost separately for each of the joint products. So, सर कैसे करेंगे? अगर आपको कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग करके दिया हुआ है या कॉस्ट का फिगर अलग अलग प्रोडक्ट का दिया हुआ है, देन तो नो वरीज, जिसको जितना दिया उसी हिसाब से उसका कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर नहीं दिया है, टोटल जैसे जैसे इस केस में था 300 रुपये का टोटल बोल रहा है, कॉस्ट इनकर हुआ और दो प्रोडक्ट हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, इन दैट केस आपको कन्वर्जन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये जितने प्रोडक्ट, जो दो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, इसका सेल्स वैल्यू जो है, जो एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको दिया रहेगा, इसको लेके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, तब ज़्यादा बेटर और समझ में आ सकता है। फॉर द टाइमिंग आप इतना बस याद रखें, जब आपको कन्वर्जन कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट का दिया रहेगा तो जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसका जो एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू का रेशियो आएगा, उस रेशियो में इस कॉस्ट को दोनों में डिवाइड करेंगे, तभी जाके कॉस्ट ऑफ परचेज या टोटल कॉस्ट जो है फिनिश गुड्स का, वो आपका कैलकुलेट हो सकता है। ओके, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स का केस में ही हो सकता है। आगे चलते हैं, अदर कॉस्ट, क्योंकि 3 आइटम्स थे कॉस्ट में, एक सेकेंड, तीन आइटम्स थे, एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज था, कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में अभी बात हो गया, अदर कॉस्ट भी है, अदर एंसिलरी कॉस्ट भी हो सकता है। ओके, तो उसको लेके क्या बात करेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे? कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अभी जो भी कंडीशन में है इन्वेंट्री, उस कंडीशन में लाने के लिए और जितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो अदर कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। और इफ़ यू ऐड दिस कन्वर्जन अदर कॉस्ट
conversion cost and cost of purchase, the total amount will be cost of inventory. यही हमको चाहिए. ओके, सो आगे बात करेंगे. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला है. ये जो अदर कॉस्ट में क्या आता है वो जानने से पहले क्या क्या नहीं आता है वो जानना जरूरी है. अबनॉर्मल लॉस, मटेरियल लाए, मान लो कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल था जैसे पेट्रोल वगैरह, रो पेट्रोलियम कोक टाइप का बात हो गया, तो वो मान लो जैसे 100 लीटर्स लाए, रास्ते में कुछ इवापोरेट हो गया, आके जब फैक्ट्री में पहुंचा तो 98 लीटर्स हैं. ठीक है, अब ये जो 98 लीटर्स हैं, इस बीच में जो ये जो 2 लीटर का जो लॉस हुआ, ये क्या है? ये सर नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल नहीं. ठीक है, तो बोला कि नॉर्मल लॉस तो एज इट इज प्राइस में इंक्लूडेड रहता है, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है वो ये अदर कॉस्ट में नहीं आएगा, उसको हटाना है. एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट नहीं होएगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. ओके, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स या WIP जो भी है, उसको स्टोरेज करने का जो कॉस्ट होता है, स्टोरेज कॉस्ट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब बकायदा क्वेश्चन में दिए रहते हैं जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट. बट आपको इतना ध्यान रखना है, कॉस्ट जो आप कैलकुलेट कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ AS2, वहाँ पे ये 4 आइटम्स नहीं आते हैं. These are not included in the cost specifically. Is it okay? तो अभी हमने कॉस्ट तक का पूरा बात कर लिया. हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें NRV का पूरा बात करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, और एक चार्ट लास्ट में है, वो चार्ट हम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा. वो चार्ट में ओवरऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जितनी ये सब बातें जो आप डिस्कस कर रहे हैं, सारा का सारा एक ही पेज में, एक ही चैट में आ जाएगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड, वर्क हार्ड, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस.